हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूं और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपका TRE 4 देने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आज आपको एक स्ट्रैटेजी बताएगा और सबसे बड़ी बात है ये बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। क्योंकि रिसेंटली जो आपका पेपर हुआ था, अभी TRE 3 जो अभी निपटा है, तो इसमें क्लास 6 to 8 और क्लास 9 to 10 की आज मैं बात करूंगी। क्लास 1 to 5 और जनरल साइंस की बात मैं आपसे कल करूंगी, क्योंकि आपका एक एक चीज को मैंने एनालाइज किया है। क्वेश्चन पेपर को पूरा लेकर बैठ के, एनसीईआरटी को खोलकर पूरा देख के, ये मैंने पूरा यहाँ पर नोट किया है किस जगह से कहाँ से आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर हुए हैं और एग्जाम्स में आए हैं। तो इस हिसाब से आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से और क्या पढ़ना है। क्या आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से स्टार्ट करनी है कि आपको एनसीईआरटी 9 10th करनी है, तो ये सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। और 11 12 से क्या क्या चीजें करनी है, ये सारे डाउट्स मैं यहाँ पर आज आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि जो रिसेंट पेपर आया था उस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को फर्स्ट टाइम को विजिट कर रहा है तो यहाँ पर साइंस की प्रिपरेशन कराई जाती है। एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट रहता है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, बस पढ़ाई नो बकवास। ठीक है, चलो सीधा स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात है, देखो मैंने अलग अलग यहाँ पर चैप्टर्स लिख दिए हैं और बायो का सेक्शन अभी मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि यहाँ पर थोड़ा स्पेस चाहिए था मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने हर एक चीज को, हर एक बिंदु को देखा है, हर एक चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब क्लास 9 to 10th वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें तो इस तरीके से था कि एक चैप्टर उठाया और उससे 3 से 4 क्वेश्चन बना दिए, एक चैप्टर उठाया और उससे 3 से 4 क्वेश्चन बना दिए। जो 9 to 10th का पेपर देकर आए होंगे वो ये चीज समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे वर्क एनर्जी का चैप्टर उठाया, अब उसी से 1 2 3 4 सीरीज में क्वेश्चंस लगा दिए। जैसे लाइट का चैप्टर उठाया तो लाइट के चैप्टर से सीरीज में क्वेश्चंस लगा दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्वेश्चंस आपके सभी लोग ध्यान से सुन ले। क्लास 6 to 8 और क्लास 9 to 10 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 90 से 95 क्वेश्चन परसेंटेज आपका पूछा गया है 9th और 10th स्टैंडर्ड की बुक से। तो मतलब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए कि आपको अब तैयारी अगर कहाँ से स्टार्ट करनी है तो क्लास 9th एंड क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है ये आपको पढ़नी पड़ेगी। इसको पढ़े बिना आप इस TRE 4 का एग्जाम नहीं दे सकते। तो TRE 4 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पास एनसीईआरटी 9th और एनसीईआरटी 10th की टेक्स्ट बुक को ले लीजिए। नहीं तो इसका PDF आपको कहां पर गूगल पर मिल जाता है, वहां पर से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये आपको PDF मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको ये बुक को ले लेना है, जिससे कि मैं तो यहाँ पे हूँ आपको एक एक चीज बताने के लिए और मैं आपके लिए क्या करूंगी ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो इस सेशन को पूरा देख जरूर लीजिएगा। चलो आओ देख लेते हैं जैसे किस तरह से आपके क्वेश्चन आए थे। वर्क और एनर्जी की मैं बात करूं तो वर्क और एनर्जी का जो चैप्टर था आपका, इसमें सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कि डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा था। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि अब आपको इसमें डेफिनेशन भी थोड़ी बहुत देखनी होगी, क्योंकि डेफिनेशन डायरेक्टली पूछी जा रही है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देते हैं और नीचे ऑप्शन दे देते हैं कि एनर्जी है कि ये आपकी शक्ति है कि ऊर्जा है कि आपका ये क्या है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स भी डेफिनेशन की थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो जैसे कि वर्क एनर्जी वाला चैप्टर है, ठीक है, वर्क एनर्जी वाला चैप्टर ये क्लास 9th स्टैंडर्ड की बुक का है, ये भी मैंने यहाँ पर नोट किया जिससे कि आपके लिए ये इजी हो जाए। तो यहाँ पर ये है कक्षा 9 का चैप्टर। प्लीज ये वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा तो इसको 2x पर देख लेना, ब्रेक करके देख लेना, पर मैं एक एक चैप्टर को आपको एनालाइज करवाऊंगी किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का है चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन था, एक तो एबिलिटी टू डू वर्क आया जो कि आपने देख लिया कि एनर्जी होता है इसका आंसर। फिर एक आपसे क्वेश्चन आया था काइनेटिक एनर्जी, क्षितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा से आपसे क्वेश्चन आया था काइनेटिक एनर्जी से। दूसरा क्वेश्चन क्या आया, तीसरा क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन लगातार आपका 9 to 10th वाले स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो 9 to 10th में 6 to 8 का भी बताऊंगी अभी, तो साथ साथ बताती चलूंगी। ठीक है ना, तो 9 to 10th वालों में पहला क्वेश्चन तो हो गया इनका पहले की जो आपकी डेफिनेशन पूछी थी डायरेक्टली। दूसरा क्वेश्चन था आपका काइनेटिक एनर्जी से, उसमें क्या दिया था, जैसे कि कोई एक प्लेयर है, उसने अपनी बॉल को हाथ में पकड़ा हुआ है या कोई कहीं खड़ा है, खड़ी
पोजीशन पे, स्थित पोजीशन पे है, या एक कोई बॉल को फेंक रहा है, तो उसमें पूछा था कौन से इसमें से, इन तीनों में से कौन सा आपका क्या है, आपकी क्षितिज ऊर्जा है या आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो आपका आंसर हो जाएगा, जहां पे मूवमेंट दिख रहा होगा वो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे से आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको हर एक चीज जैसे एग्जाम में पूछी गई थी उस हिसाब से यहाँ पर जो क्लासेस चलेंगी उस हिसाब से चलेंगी। तो इन सेशन जो भी सेशंस आएंगे आगे उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपका आया था, मैंने आपको न्यूमेरिकल्स वाले, मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलेज आपको करवाए थे। अगर जिसने देखा होगा उसने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा। उसमें क्या क्वेश्चन था, उसमें एक न्यूमेरिकल था जिसमें मोमेंटम मोमेंटम और आपका काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन था। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन हमने देखा था। ये रिलेशन क्या था, आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में 2m। इसको अगर जिसने ये फॉर्मूला उसको पता होगा ये किस तरह से हमने निकाला था, हम वापस से देखेंगे जब हम सेशंस करेंगे। तो इस डायरेक्टली फॉर्मूले को पुट करके एक न्यूमेरिकल था, तो ये फॉर्मूला जिसको पता होगा उसने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो ये तो 9 to 10 की बात हो गई। अब 6 to 8 के एग्जाम में, मतलब 6 to 8 वाले पेपर में किससे क्वेश्चन आया था वर्क एनर्जी में से, क्या पूछा गया था, तो इसमें पूछा था एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो 6 to 8 वाले लोग आपके लिए पूछा गया था इसमें कि आपकी वर्क की एसआई यूनिट क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपका इस वर्क एनर्जी वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, अब चलो बात कर लेते हैं किसका, हम कर लेते हैं यहाँ पर साउंड के चैप्टर की। ठीक है, ये हो गया हमारा किस तरह से हमको करना है क्लास 9 का साउंड वाला चैप्टर जो है, ये भी आपका क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है। ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस बहुत जरूरी है एग्जाम में वापस से तैयारी को शुरू करने के लिए। अब देखो साउंड वाले चैप्टर से सबसे पहले क्लास 9 to 10 वाले सुनेंगे, रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आया था, रेयर फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया था। जो आपका होता है रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन जब सारी साउंड एकदम से जो पार्टिकल्स होते हैं पास आ जाते हैं, रेयर फ्रैक्शन जब वो दूर दूर चले जाते हैं, जब वो क्रेस्ट और ट्रफ बनता है। ये मैंने आप सबको पूरा, मतलब जब मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे सारे चैप्टर्स, तो मैंने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था। तो जिन्होंने ये रेयर फ्रैक्शन या कंप्रेशन वाला या इवन साउंड वाला वीडियो देखा होगा उन्होंने इजिली कर लिया होगा। तो उसको स्टेटमेंट में दिया गया था कि रेयर फ्रैक्शन, डायरेक्टली आपका आंसर उसमें हो जाएगा कि रेयर फ्रैक्शन था जबकि सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, उसके दूर दूर चले जा रहे थे, और कंप्रेशन में क्या था, पार्टिकल्स पास पास आ जा रहे थे। तो ये वाला आपका हो जाएगा साउंड वाले चैप्टर से क्लास 9 to 10 वाला आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आया था रेंज ऑफ साउंड। अब उसमें पूछा था कि बच्चा एक छोटा बच्चा है तो वो किस रेंज ऑफ साउंड को सुन सकता है। तो छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा बच्चा है, चाहे कोई आदमी है, चाहे औरत है, हर की क्या हो जाएगी, ऑडिबल रेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन किससे आया था, आपका रेंज से। जो आपकी रेंज होती है इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और आपकी ऑडिबल रेंज। सबसे पहले इंफ्रासोनिक, फिर ऑडिबल, फिर आपकी अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहाँ कहाँ यूज होती है, सोनार वगैरह में, नेविगेशन में, फिर आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट में। इंफ्रासोनिक जो कि बहुत जीव जंतु जो है वो सुन पाते हैं, बहुत कम रेंज की साउंड होती है। और ऑडिबल रेंज हो जाती है आपकी बीच वाली, जो कि क्या है, इजिली ह्यूमन ईयर्स सुन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सुन सकते। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या आया था आपका, ह्यूमन ईयर से क्वेश्चन आया था। ह्यूमन ईयर से क्या क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा भाग है, मतलब जैसे भाग है शरीर का जो कि बॉडी में मेंटेन करता है बैलेंस को। ठीक है, तो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक तो आंसर हो जाता है सेरिबेलम, पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, दूसरा साथ में हो जाता है ईयर। ईयर में भी जो है बॉडी के मूवमेंट में बैलेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका क्लास 9 to 10 में आया था। अब 6 to 8 वाले बात सुन लेंगे किस तरह से आपके इस साउंड के चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो साउंड के चैप्टर से देखो कैसा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे गए, मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है, पर अगर आपने पढ़े होंगे तभी आप उन क्वेश्चन को कर पाएंगे, अगर आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे। तो देखो साउंड के चैप्टर से आपके में क्या आया था, 6 to 8 वाले सुन लेंगे। इसमें पूछा था कि साउंड जो है वो कौन से चीज में ज्यादा तेज फास्ट जो है वो ट्रैवल करती है। तो सबसे ज्यादा साउंड जो है सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। इस तरीके से यहाँ पर ये साउंड का पूछा गया था डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक, ये साउंड का चैप्टर खत्म हो गया। इतने क्वेश्चंस आए थे, इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। अब आगे भी इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर उसको सेशंस को इस तरीके से फ्रेम होगा यहाँ पर, जिससे कि आपके लिए फायदा हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर भी क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन तो उसमें फ्री फॉल का मैंने देखा था, जिसमें क्या था, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंक दिया गया। अब ऊपर से ऑब्जेक्ट फेंक दिया जा रहा है तो इसका मतलब कि वो ग्रेविटेशन पुल के हिसाब से वो नीचे आ रहा है। अब उससे पूछा गया था क्या कि उसमें
स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, या फिर उसकी वेलोसिटी बदलेगी या फिर बढ़ेगी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से लेकर नीचे गिरता है तो हमेशा उसमें वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि उसमें इसका वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, उसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, आपका एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन में क्या होगा, उसका बदलेगा। तो इस तरीके से उसमें रिमेन कांस्टेंट वाला आंसर नहीं था। तो ग्रेविटेशन का पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा था बायोइंट फोर्स से, उत्प्लावन बल से। तो उत्प्लावन बल से क्या क्वेश्चन है, वही अपथ्रस्ट है कि क्या है, कि पानी कितना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तैर रहा है तो वो तैर रहा है क्यों, क्योंकि नीचे से भी एक फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट या फिर बायोइंट फोर्स। ठीक है, उत्प्लावन बल। ये सब चैप्टर आपका ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही है। नेक्स्ट मैं आपको जो कराने वाली हूँ चैप्टर, वो ग्रेविटेशन ही कराने वाली हूँ, जिसमें कि अभी आपको कल एक वीडियो मिला होगा जिसमें हमने क्या किया है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट किया है क्लास 11 स्टैंडर्ड तक के स्तर का। आपने नहीं देखा है, वीडियो देख लेना। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर करने जा रहे हैं, जिस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरह से मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ क्या आपको क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेविटेशन वाला, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्या आपको क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी दो बॉडी है, कोई भी दो बॉडी है, इसका मतलब कि एक मेरे पास ये बॉडी है जिसका मास है m1 और एक इसका बॉडी है जिसका मास है m2। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया था कि ये एक मान लो एक ये अर्थ है और एक ये क्या है, ये मून है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, आपस में अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए वो एक जगह पर स्थित है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फोर्स की वजह से एक दूसरे को खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो अब ये पूछा था क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या सिर्फ अर्थ और मून में लगता है, या मून और सोलर एक्लिप्स में, इन सब में लगता है, मतलब जो भी आपके प्लैनेट में लगता है, या सारे सभी ऑब्जेक्ट्स में लगता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी वस्तु जिसपे क्या है, जिसका खुद का अपना मास है, तो उन सब में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका आया था ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से। और आपका साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आया था जो कि आपका क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जी m1 इंटू m2 अपॉन में r²। तो इस तरीके से क्या है, आपकी वैल्यू देके रखी थी कि r को अगर आप क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली इसको फॉर्मूले को पुट करके रेशियो में करके निकालना था। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, प्लस एक और इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पलर्स भी हम करेंगे साथ में। तो ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, ये हो गया ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि आप सबको लग रहा होगा बोर कर रही हूँ। मैं बोर नहीं कर रही हूँ, ये एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी क्लास 9th स्टैंडर्ड की बुक का चैप्टर है, लास्ट में दिया होता है। तो इससे देखो, उससे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब एक साथ एक सीरीज में क्वेश्चन आए। पहला कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा इसका आंसर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस है तो वो क्या करती है, तो वो क्या करती है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, फिर क्या है, ह्यूमंस पे जो आपका ओजोन का प्रभाव है तो वो पड़ रहा है, तो वो किस चीज पे पड़ रहा है, क्या कॉज करता है, तो वो आपका आंसर जाएगा स्किन कैंसर कॉज करता है। ठीक है, फिर आपकी बात हुई इसी चैप्टर में कि जो आपका वेजिटेबल वेस्ट है, जितने भी आपके बायोडिग्रेडेशन वाले प्रोसेस होते हैं, जिसमें कि आपका वेजिटेबल वेस्ट हो गया या आपका किचन का वेस्ट हो गया, तो ये सारे वेस्ट आप अगर इसको क्या करें, इससे मैन्योर बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। इसी में वर्मी कंपोस्ट, अगर एक रेड अर्थवॉर्म डाल दोगे तो वर्मी कंपोस्टिंग हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके नेचुरल रिसोर्सेज वाले यूनिट से आए थे। ठीक है, तो देखो आप क्लास 9th ही चल रही है अभी, और रिसेंटली क्लास 9th में मतलब सारा उन्होंने पूरी बुक उठा के आपको पेपर दे दिया है, ये समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का है। अब इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से सबसे फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है उनका, एक तो हो जाता है आपका जो सीरीज और पैरेलल में, जो आपको समानांतर और आपका सीरीज श्रृंखलागत जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। क्वेश्चन को आपको आंसर मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना या मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना। मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो आपका सबसे सर्वाधिक रेजिस्टेंस प्रतिरोध होगा वो किस तरह से लगेगा, जब रेजिस्टेंस आपके क्या लगेंगे, श्रृंखलागत लगेंगे। और मिनिमम कैसे निकालते हैं, न्यूनतम कैसे निकालते हैं, जब सारे आपके प्रतिरोध क्या होंगे, आपके पैरेलल समानांतर स्थिति में होंगे। ठीक है, अब देखो इससे क्वेश्चन क्या आया था आपका, एक तो आपका क्वेश्चन आया था R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए से, जो फॉर्मूला होता है आपका रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो साथ में फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन आया था कि अगर लेंथ को बढ़ा दे, एरिया को आधा कर दे, तो रेजिस्टेंस पे, नए रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डायरेक्टली इसको फॉर्मूले में पुट करना था और इसको रेशियो लेना था और आंसर निकाल देना था। हम क्वेश्चन करेंगे इसका जब हम ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करेंगे आगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, मतलब मैं क्या बताऊं, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। एक आपका आया था पावर वाला, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर एक इसके साथ साथ V इज इक्वल्स
इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया था, जिसमें कि उन्होंने दिया पावर दे दिया था और आपको वोल्टेज दे के रखा था। इसमें सबसे पहले आपको करंट निकालना था, जब आप करंट निकाल लेंगे तो आप इसमें इसको पुट कर देंगे, तो इससे क्या है रेजिस्टेंस निकल जाएगा और रेजिस्टेंस का आपको रेशियो निकालना था। ठीक है, R1:R2 इसका आपका रेशियो निकालना, तो ये आपका डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपने फॉर्मुले वाला वो वीडियो देखा होगा तो आपने ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या आपको डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला पूछा गया था 6 to 8 वाले सेशन में, मतलब क्लास में, कि डायरेक्टली आपको पावर का कुछ कुछ फॉर्मूलेस दिए हुए थे, आपको उसमें छांटना था कि इसमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला है। तो पावर के 3-4 फॉर्मूले होते हैं, अगर सारे फॉर्मूले याद होंगे तो आप पावर के फॉर्मूले पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या अगला क्वेश्चन आया था, एक बोला था नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे प्रतिरोध जो कि ओम्स लॉ को, ओम्स के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हो जाएंगे। इसमें आपको दिया था नाइक्रोम है कि अलॉयज है कि क्या क्या है, तो आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा टॉर्च बल्ब है, ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस को है, ये ओमिक मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से क्वेश्चंस इस बार के रिसेंटली। फिर इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है चीजें आपके, जैसे आप फ्यूज वायर हो गया, और आपका क्या हो गया, आपका फ्यूज में क्या क्या यूज होता है, बल्ब में, या आपके फिलामेंट्स कौन से यूज होते हैं, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे विद एग्जाम्पलर्स। मैं बार बार बोल रही हूँ विद एग्जाम्पलर्स। ठीक है, अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है, और ये क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के चैप्टर के होने के साथ साथ इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। एक अगर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, अब इसमें यहाँ पे इस तरीके से गया है कंडक्टर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी, तो वो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के हिसाब से होंगी। और ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थंब रूल, इस सबसे इनको निकाला जाता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसने सेशन देखा होगा उसने क्वेश्चन को इजिली कर लिया होगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आया था। फिर क्या आया था, हाँ एक और क्वेश्चन आया था कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो वो कौन से पॉइंट पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस करती हैं, ऐसे ऐसे कैसे क्रॉस करती हैं। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उसमें आपको नन ऑफ दीज आपका आंसर आपको लगाना, ताकि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, अच्छा एक और बात है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको एक करंट किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है, तो वहां पर आप उसका करंट का डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, तो आप कैसे पता कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को लगाकर। ठीक है, तो इसमें आंसर आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना था। तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके आए हैं, आप इस चैप्टर को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब बात करते हैं लाइट वाला चैप्टर। तो देखो लाइट वाले चैप्टर सबसे अच्छा क्वेश्चन तो मुझे क्या लगा, रिफ्रैक्शन वाला, जिसमें हमने क्या देखा था, एक ग्लास स्लैब देखा था, मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि अगर लाइट रे इस तरीके से आ रही है और ये नॉर्मल से जा रही है तो क्या करेगी ये, अगर ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, देखो रेयर हवा कैसी है, रेयरर मीडियम है, और ये ग्लास कैसा है, ये डेंसर मीडियम है, तो हमेशा जब रेयर से डेंसर में आती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, तो मतलब लाइट इधर की तरफ चली जाएगी, थोड़ी सी इधर मुड़ेगी। अब जैसे ही लाइट क्या है, अब यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पर एयर क्या है रेयरर मीडियम है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तब ये नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल से दूर हो गई, ये नॉर्मल के पास आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आया था, रिफ्रैक्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। फिर आपका आया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉज हैं आपके रिफ्लेक्शन के, ये किस पे फॉलो होते हैं, क्या लेंस में होते हैं कि मिरर में होते हैं कि कौन से मिरर में होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा प्लेन मिरर पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, जो कि क्या था हमारा लॉ, कि इस तरीके से लाइट अगर आ रही है तो यहाँ पर मिरर ये शाइनी सरफेस है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, फिर ये इंसिडेंट लाइट हो जाएगी और ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाएगी, एंगल आई और एंगल आर, आई इज इक्वल टू आर होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आया था। फिर हमने इसमें क्वेश्चन आया था कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय आपके लेंसेज, जितने भी आपके उत्तल या अवतल लेंस है, इनसे किस तरह से इमेजेस बनती हैं, तो इसका मतलब लाइट के चैप्टर से आपके वही सब क्वेश्चंस आए जो कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े थे, डिस्कस किए थे। और फिर आया था जो निकट दृष्टि दोष होता है, मायोपिक आइज, तो इससे क्वेश्चन आया था। फिर एक आया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, फिर ये आपके क्वेश्चन क्या हो गए, सारे आपके लाइट के चैप्टर से क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अवर एनवायरमेंट से चिपको मूवमेंट वाला, जो लास्ट में चैप्टर्स होते हैं, ये मैं ईवीएस में आपको एक साथ 1 दिन या 2 दिन में कंप्लीट करा दूंगी, क्लास 12th लेवल तक का, बिलीव करो
चीजों को विश्वास करोगे तभी चीजों को देखोगे। तो क्लास 12th लेवल तक का मैं यहाँ पर ईवीएस आपको कंप्लीट करा दूंगी, 12th की बुक तक का मैंने मार्क किया हुआ था, लास्ट टाइम रह गया था, नहीं हो पाया, टाइम नहीं बच पाया, इस बार मैं पहले ही करवा दूंगी जिससे आपका ईवीएस का कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो चिपको मूवमेंट हो गया, बायोगैस हो गया, डिफॉरेस्टेशन कैन इंक्रीज द चांस ऑफ, तो कैसे डिफॉरेस्टेशन, जब पेड़ ही हटा दोगे तो क्या होगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो उस तरह से आपके ऑप्शन थे। फिर देख लेते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहली बात है ग्राफ। ग्राफ का क्वेश्चन हर साल मैंने देखा, जितने भी सॉरी हर साल क्या हर टीआरई में आया है। इस बार क्या क्वेश्चन आया था ग्राफ का, सुन लो सब लोग, कि क्या ग्राफ हमेशा इस तरीके से बनता है, ये आपका वाई एक्सेस हो जाता है, ये आपका एक्स एक्सेस हो जाता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब एक तरफ डिस्टेंस है, एक तरफ टाइम है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करना था और ये बताया था डिस्टेंस किस तरफ लिया जाएगा। तो डिस्टेंस हमेशा क्या लिया जाएगा, आपका डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सेस पे लेंगे और टाइम हमेशा आपका क्या होगा, आपका एक्स एक्सेस पे। तो सिर्फ इतना पूछा था कि डिस्टेंस किस तरफ लेंगे, तो आप बोल देंगे वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, कि गाड़ी अगर एक ट्रैफिक में चल रही है तो वो किस तरह से मोशन है, किस तरह की वो गति है, तो वो कैसी हो जाएगी, आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगी, क्योंकि वो स्पीड कम हो रही है, धीरे हो रही है, तेज हो रही है, इस तरीके से। क्वेश्चन आपका 4 से क्या आया था कि जो एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, त्वरण जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ठीक है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपका क्वेश्चन था, ठीक। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। अब फोर्स क्या है कि एक्सीलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको अगर हटा दे तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि एक्सीलरेशन जो त्वरण है ये आपका बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। कुछ रह गया क्या, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट भी पूछ ली, आसान है क्वेश्चन, आसान है, पर अगर आते होंगे तभी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपका ये हो गया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहां तक आपके सारे चैप्टर्स जो कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर चाहे क्लास 9th हो चाहे क्लास 10th हो, इन्होंने हर एक चैप्टर को कवर किया है। चलिए आइए अब जल्दी से देख लेते हैं क्या केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट जो कि आपका क्लास 7th में भी है, क्लास 10th में भी है। अब आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जब आपको चार्ट पता होगा तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड देख लेंगे। इससे आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो किंग ऑफ ऑल एसिड्स होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और भी ऐसे। और फिर पूछा था बी स्टिंग, जो आपकी कोई मधुमक्खी या कोई भी कीड़ा काट लेता है तो उसमें कौन सा एसिड रिलीज होता है। फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन जो कि आपकी उदासीन सॉल्यूशन होते हैं, उसमें क्या होता है, तो मतलब उसमें H+ आयंस और OH- आयंस क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका उदासीन सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या थे आपके। फिर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, तो मैं 9th और 10th और 6 to 8 को मिला के बता रही हूँ। तो एसिड एंड बेस से इस तरह से क्वेश्चंस आए थे, हमने बहुत अच्छी तरीके से एसिड्स को कंप्लीट किया है। फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, भाई भर के क्वेश्चन आया है, एक लाइन से इस चैप्टर को उठाया है और क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो क्या आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसको क्या है कि अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, रिडक्शन, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एक क्वेश्चन आया था आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्वेश्चन आया था, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ये आपका ना चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10th का पहला ही चैप्टर है, ये वाला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, और ये आपका सेकंड चैप्टर है एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, ठीक। फिर देखो फिर क्या क्वेश्चन आया था, अब देखो टाइप्स ऑफ अ रिएक्शन, भाई आफत कर दी इन्होंने हर पेपर में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब अपघटन रिएक्शन, विस्थापन रिएक्शन, फिर आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, फिर संयोजक रिएक्शन हो गई। तो ये सारी रिएक्शन इन्होंने बहुत ज्यादा पूछी हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। फिर आप बात करते हैं क्या, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल से इन्होंने डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस जो मैंने अपवाद वाले पोर्शंस कराए थे उससे क्वेश्चन पूछा है। एक तो हो गया जैसे कि जो कुछ कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, या आपको उसमें से छाटना है कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड नहीं है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। जब लिक्विड है वाला पता होगा, नहीं है तो खुद ही छाट लोगे, ठीक। फिर क्या क्वेश्चन पूछा था कि बेल बनाने के लिए, जो एक आपकी बेल होती है, घंटी होती है घर की, उसको बनाने के लिए किस मेटल का यूज करते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल की होती है जो कि बेल बनाने में इस्तेमाल होती है, तो सोनोरिसिटी हो जाती है इसका आंसर, ठीक है। फिर गैल्वेनीकरण पूछा था कि गैल्वेनीकरण क्यों करते हैं, किस पे करते हैं। फिर क्या पूछा था इसमें क्वेश्चन की, हाँ एक आपकी रिएक्शन देती थी आयरन क्लोराइड और HCl के साथ, HCl और आयरन के साथ। फिर आपसे पूछा था कि वो क्या रिएक्शन कर रही है और आपका वो कौन सी गैस रिलीज कर रही है, तो गैस हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन, और ये हो जाता है पॉपसाउंड टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए किसके, मेटल एंड नॉन मेटल से।
और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा तो बहुत अच्छा मुझे क्वेश्चन लगा। एक लॉजिकली क्वेश्चन था कि अगर एक मेटल है और एक मेटल की रिएक्शन किसके साथ, नॉन मेटल के साथ हो रही है, तो वो एक कंपाउंड बना दे रहा है। मान लो ये HCl कंपाउंड है। अब जब ये HCl बन गया, ये HCl एक कंपाउंड बन गया, तो अब इसमें जो सिंबल है, सिंबल किस चीज का सिंबल पहले लिखते हैं, पहले नॉन मेटल लिखते हैं कि पहले मेटल लिखते हैं? तो देखो ये वाला तो नॉन मेटल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये आपका मेटल हो गया। तो हमेशा पहले क्या लिखा जाता है, तो पहले हमेशा मेटल लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, फिर नॉन मेटल लिखा जाता है। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था, ये सबने करा होगा सही। फिर नेक्स्ट था आपका, नेक्स्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर से। कार्बन ये हो गया हमारा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर से। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर से IUPAC नेमिंग पूछी थी मेन इस बार वाले पेपर में। और क्या पूछा था आपसे, IUPAC नेमिंग, जैसे कीटोन ग्रुप हो गया, फिर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि COH कब लगेगा, फिर OH कब लगेगा, अल्कोहलिक ग्रुप कब लगेगा। तो ये सब क्या है, IUPAC नेमिंग है, इस बार हम कर लेंगे इसको। प्लस आपसे क्या पूछा था इसमें, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब जहां पर सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड मतलब जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। और सारे कुछ बायलिंगुअल रहेगा, तो टेंशन मत लेना, मैं कोशिश पूरी करती हूँ आपको जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है उसको मैं हिंदी में भी आपको बोलूं, ठीक। अभी मैं सब डिस्कशन कर रही हूँ पेपर का, इसलिए आपको ऐसा बता रही हूँ, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके इससे IUPAC नेमिंग से आए थे, सॉरी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आए थे। पिछली बार कैसा क्वेश्चन आया था, पिछली बार आपको सोप और डिटर्जेंट वाला क्वेश्चन आया था, है ना। इस बार ये वाला क्वेश्चन दे दिया, तो मतलब ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर बार। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आया है। जैसे लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछ लिया, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, आपका न्यूलैंड ने दिया था। फिर डुबनेर ने ट्राइट्स दिए थे। फिर इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, फिर आपकी मतलब पीरियोडिक टेबल आई, फिर अब जो हम इस समय की जो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो आई। फिर इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछते हैं, कौन से ग्रुप में कौन सा रिएक्टिव मेटल एलिमेंट है। तो ये सब जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो हम सब इस चीज को देखेंगे, ठीक है। फिर मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब मैटर इन अवर सराउंडिंग जो आपका चैप्टर है, ये क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का, जो 10th तक, यहाँ तक आपके 10th के सारे, मतलब आप ये देखो कि 10th के उन्होंने सारे चैप्टर्स कवर करे, ऐसा नहीं कोई कोई चैप्टर छोड़ा है केमिस्ट्री का। अब यहाँ से 9th स्टैंडर्ड स्टार्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसमें क्या है, वाष्पकरण, आपका इवेपोरेशन से क्वेश्चन पूछा था। फिर स्टीम स्टेट जो कि वाटर की है, मतलब पानी का स्टीम भाप वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, तो गैस हो जाएगा। फिर मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ सॉलिड इज इंडिकेशन ऑफ, कोई भी सॉलिड अगर मेल्ट हो रहा है तो वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है क्या, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, तो उसके बीच उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इक्वल है क्या कि वो मेल्ट हो रहा है, नहीं, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, बहुत ही कमजोर रहेगा, इसलिए कोई भी सॉलिड इजिली मेल्ट हो जा रहा है। फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पूछा था, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हमको पता होनी चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस होती है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी इसको बोलते हैं, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और पिछली बार भी ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर से पूछ चुके थे, तो मैंने आपको स्केल करवाया था एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाला। और हाँ, साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बीच में ही आपको बता दे रही हूँ कि हम वापस से जितने PYQs अभी तक आए हैं, अभी तक TRE 1, TRE 2, TRE 3, अभी जितने भी आए उसको हम फिर से करेंगे। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एक चीज, जिस तरह से आपके अभी तक 3 TRE में क्वेश्चन आए, उस तरह से आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। अब देखो, टिंडाल इफेक्ट, ये भी क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग वाले चैप्टर से ही ये क्वेश्चन है, टिंडाल इफेक्ट वाला। स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपका क्लास 7th में भी है, और क्लास आपका 9th में भी, क्लास 10th में भी ये चैप्टर है, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस डायरेक्टली पूछा गया था कि आपका जैसे कैंडल बर्न हो रही है तो वो किस तरह का चेंज है, पेपर बर्न हो रहा है किस तरह का चेंज है, तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वाले चैप्टर में से। और इसमें अपवाद जरूर पढ़ने होते हैं, जो कि मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक। फिर एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये क्लास 9th का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 क्वेश्चंस लगातार आए थे इसी बार एग्जाम में एटम एंड मॉलिक्यूल से। जैसे क्या क्वेश्चन आया, एक तो एटॉमिक मास पूछा ऑक्सीजन का, पहली चीज। दूसरा पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का, अगर आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली कर पाएंगे। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर पूछा, ठीक है। ये थोड़ा क्लास 12th का डाल दिया उन्होंने एक क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा नहीं डाला, एक क्वेश्चन डाला, वो हम कर लेंगे, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। फिर एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की स्थिति पूछी, साथ साथ ये पूछा कि कौन सा किसके बराबर होता है। तो ये हम एटम वाला चैप्टर जब करेंगे तो हम चीजों को पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी। फिर साथ ही साथ आपको 80 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स कितने नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर कंसेंट्रेशन पूछा गया। तो इसको हम जो एग्जाम्पलर सेंस आ रहे हैं आपके 3 से 4 आपके एग्जाम्पल्स हो गए, और बाकी आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हो गए, तो वो भी मैं आपको इसमें इंक्लूड करवा दूंगी जब मैं आपको एटम एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर करवाऊंगी, ठीक है। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा था,
फिर आइसोटोप्स, आइसोबार से क्वेश्चन पूछा था इसी बार। फिर आपका कौन सा ऐसा नेग्लिजिबल मास होता है, किसका होता है सबएटॉमिक, कौन सा ऐसा पार्टिकल जिसका नेग्लिजिबल मास होता ही नहीं है, तो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन, इस मैटर अराउंड अस प्योर में आपका सब्लिमेशन वाला क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें कई और चीजें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है, वो मैं आपको वापस से रिवाइज करवा दूंगी। मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ ये सब चीजें पिछले टीआरई में, ठीक है। तो आपके लिए ये सारी चीजें वापस से करवा दूंगी। अब बचा हमारा सिर्फ लास्ट एक पोर्शन जो कि है बायो का पोर्शन। तो बायो के पोर्शन में अब आप ये देख लो क्या क्या आया था आपका और आपको क्या क्या करना है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बायो का आप स्टार्ट क्या करेंगे, आप लाइफ प्रोसेसेस से स्टार्ट करेंगे, और जो कि आपकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि हमने ईयर कर लिया है, आई कर लिया है, फिर मैंने आपको न्यूरल सिस्टम पूरा का पूरा करा दिया है, जिसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको मैंने करवा दिया है, किस तरह से सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं ये करवा दिया है। तो पूरा आपका एक चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें नर्वस सिस्टम हम पढ़ते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आपने नहीं देखा है तो डे 1 वाला वीडियो जाकर देख लो। क्लास 11 एनसीईआरटी तक मैंने उसको कवर कराया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे 11 के, हर चीज नहीं कराई है कि यहाँ पर नीट की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, हम वो तैयारी कर रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर बायो का स्टार्ट हो चुका है सेशन, 2 से 3 दिन हो चुके हैं बायो को, तो जाकर जरूर देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस कर लो। लाइफ प्रोसेसेस आपका क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर है, और इसमें आपको क्या क्या करना है। लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहले आप कर लो डाइजेशन, ठीक है। आपको वीडियो कल ही मिला है डाइजेशन वाला, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 11th एनसीईआरटी के स्तर तक मैंने कंप्लीट करवाया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगे मैंने उसमें ऐड कर दिया, सारा कुछ नहीं कराया है, इंपॉर्टेंट चीजें करवाई है, ठीक है। बहुत अच्छे से वो वीडियो बनाया है, इसको जाकर जरूर देखो। डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा। फिर हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन, फिर हम करने वाले हैं क्या, आपका रेस्पिरेशन हो गया, फिर हम करेंगे सर्कुलेशन, फिर हम करने वाले हैं इसमें एक्सक्रीशन, फिर हम करने वाले हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। और फिर इसमें आपका बच जाता है क्या, हार्मोन्स, ठीक। अब इसमें हार्मोन्स में आपके ह्यूमन हार्मोन्स भी होते हैं और प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं। रिप्रोडक्शन में भी ऐसे एनिमल्स वाला भी हो जाएगा और साथ साथ आपका प्लांट्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा लाइफ प्रोसेसेस का आपको चैप्टर करना जरूरी है, क्योंकि आपके कई क्वेश्चंस आए हैं। अब इसमें जैसे रेस्पिरेशन का आया था कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एनर्जी, तो कहाँ पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। फिर आपका क्या पूछा था कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछा था, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में डेंड्राइट्स का क्वेश्चन आया था इस बार कि डेंड्राइट्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको इस तरीके से बताया था ये डेंड्राइट्स होते हैं। तो इस तरह के मैंने आपको बाल का दिखाया था कि ये जो मेरे सर है पूरी सेल बॉडी है, और ये ऊपर जो बाल खड़े हुए हैं ये क्या डेंड्राइट्स हैं। तो इस तरीके से अर्थवॉर्म कहाँ से ब्रीथ करता है। फिर आपसे लंग से सॉरी आपका हार्ट, आपका हृदय से क्वेश्चन आया था कि जो डीऑक्सी युक्त ब्लड है वो ब्लड टू लंग्स, डीऑक्सी ब्लड टू लंग्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, मतलब कि डीऑक्सी युक्त ब्लड लंग से राइट वेंट्रिकल से कहाँ से किस वेन के थ्रू आता है। आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज हमेशा ऑक्सी युक्त ब्लड लेकर जाती है, पर पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सी युक्त ब्लड लेकर जाती है। ऐसी वेन्स क्या होती है, डीऑक्सी युक्त ब्लड कैरी करती हैं, पर पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सी युक्त ब्लड लेकर वापस हार्ट में आती है। तो इससे आपकी क्वेश्चन आया था। फिर आपका फंक्शन ऑफ स्टोमेटा पूछा था, फिर आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसमें किसमें पाया जाता है ये पूछा था, फिर बायोसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल प्लांट में डिफरेंशिएट करना पूछा था, मतलब आपको उसमें छाटना था कौन सा बायोसेक्सुअल फ्लावर है और कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था किसका, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो उसके बाद हमको क्या करना, लाइफ प्रोसेसेस के बाद ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया, फिर हम करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से बहुत डीप नहीं पूछते हैं, पर ऊपर ऊपर का पूछते हैं, तो हम भी ऊपर ऊपर की ही चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है, फिर आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया था, जो कि आपका क्लास 8 में भी है और आपका क्लास 9 की बुक में भी है, ठीक। इसमें क्या था आपका काउडंग का, कि काउडंग का क्यों कहाँ कहाँ यूज होता है। फिर आपका कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स में क्या फर्टिलाइजर में से अलग हो जाता है, तो आपका एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था। फिर आपका प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से इस बार क्वेश्चन आया है, तो इसको हम अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम करना है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम ये हमको करना है। डिटेल एनालिसिस बहुत जरूरी थी आज के लिए, इसलिए आपको वीडियो लंबा लग रहा हो तो आप 2x तो जरूर देखिएगा, पर देख जरूर लीजिएगा। फिर देखो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ से भी क्वेश्चन बहुत आया है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि आपका सेल वाला चैप्टर है, तो इस चैप्टर से
एक सबसे पहले क्वेश्चन तो क्या आया है कि आपका सेल में किस में प्रेजेंट होती है वॉल, किस में नहीं प्रेजेंट होती है। फिर आपकी जो एक मेम्ब्रेन होती है सेल में, तो उसके बाहर की झिल्ली को क्या बोलते हैं। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन क्या आया डायरेक्टली इसमें, सेल की डिस्कवरी किसने की थी। मतलब क्वेश्चन इजी है पर पता होंगे तब। नेक्स्ट एक चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, 5th चैप्टर, जिसको बोलते हैं टिश्यू, उत्तक। तो उत्तक वाले चैप्टर में से आपका एनिमल जंतु उत्तक और आपका पादप उत्तक दोनों से क्वेश्चन आया है। परमानेंट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब ग्रो करना बंद कर जाते हैं, मतलब अपनी एक्टिविटीज छोड़ देते हैं, तब वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो ये सारे क्वेश्चन इससे आए थे। फिर आपका इसमें एक्सक्रीशन में आपका किडनी के नेफ्रॉन से आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर क्या बचा इसमें, ये जो आपका जंतु उत्तक है, तो जंतु उत्तक में कनेक्टिव टिश्यूज से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिर इसमें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस आपसे पूछे गए थे, तो इसी चैप्टर में है। ठीक है, फिर हमने को देखना है प्लांट हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन आया प्लांट हार्मोन से। ठीक, तो रिप्रोडक्शन में जब हम हार्मोन देखेंगे तो प्लांट हार्मोन में क्या क्वेश्चन था कि प्लांट अपीयर टू बेंड टुवर्ड्स लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट। तो ये जो लाइन है ना, ये बहुत अच्छी लाइन है और ये क्लास 10th में नहीं है, ये आपको क्लास 11th और 12th में मिलेगी। तो सॉरी, मैं आपको 11th और 12th का जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको जरूर करा दूंगी। ठीक है ना। फिर अब ब्रेन के पार्ट आपसे पूछे थे, फिर डिजीजेज आपसे पूछी थी। तो यहाँ पर छठा पॉइंट जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट आपके लिए, डिजीजेज हो जाएगा। इसका मतलब हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो आई होप यहाँ पर मोस्टली चीजें आपकी कवर हो रही हैं, और जो कुछ रहेगा तो मैं यहाँ पर आपको कवर करवा दूंगी। तो ये सारा इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरह से हम यहाँ पर डीपली पढ़ाई करेंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और कल आपके लिए मैं वीडियो लाऊंगी जिसमें क्लास 1 to 5 और जनरल साइंस का जो जनरल पार्ट होता है, जो आपका जनरल आपका अवेयरनेस वाले में, उसमें जो जनरल साइंस पूछी जाती है उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि जनरल साइंस उसमें अच्छी पूछी जाती है, हल्की हलवा नहीं पूछी जाती है, तो अच्छे लेवल की पूछी जाती है, तो उसको मैं वहां पर कवर करूंगी। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियोस को देखिए, और जो क्लासेस चल रही है डेली उसको जरूर अटेंड करिए। हम नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे वो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर करेंगे। यहाँ पर पहले हम फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाए, एक साइड में रख जाए। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली करती रहूंगी मैं चीजें आपके लिए। प्लस इसके नोट्स जो आपको चाहिए वो मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे, मैं पीडीएफ नहीं बना पाऊंगी, टाइम नहीं बचता है करने का, तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ जो मेरे खुद के बनाए हुए होंगे खुद के लिए। पर वो क्या होते हैं, वो खुद के ही टाइप के होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें डीप पूरा लिखा होता है, उसमें बस एक कुछ फ्लो चार्ट्स रहते हैं जो कि कहीं कुछ लेक्चर जाने से पहले एक बार आदमी देख लेता है कि हाँ ये टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हैं, तो उस तरीके से रहता है। पर फिर भी आपके वो काम का रहेगा, आपको लास्ट रिवीजन में हेल्प देगा। तो आप चीजों को खुद नोट करते रहिएगा, इवन और मेरे नोट्स को भी देख लीजिएगा। इस तरह से आप चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको इस चैनल के थ्रू एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट मैं अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगी। टीआरई 3 वालों से पूछ लेना, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, और आप भी बिलीव करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक